भारतीय राजनीति में कब कौन सा पासा पलट जाए और उस पलटे हुए पासे से निकले हुए अंक कब नियम बनता है और नियम बनने के पश्चात वो कानून बन जाता है, इन तमाम फहरिस्तों का किसी के पास किसी प्रकार का जानकारी नहीं होता है। बढ़ती जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार एक नियम लेके आने वाली है। यह नियम कानून में बदल जाएगा और कानून में बदलने के बाद यह कानून पूरे यूपी को कवर कर देगा। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि अगर कोई भी योजना उत्तर प्रदेश सरकार लेके आती है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, तो वह योजना मजमा में ही घुल जाता है। जब उस योजना को मजमे से निकाला जाता है तो वो धरती पर आते आते विलुप्त हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार किसी प्रकार का योजना लेके आती है तो वह योजना बढ़ते हुए जनसंख्या में घुल जाता है, यानी बढ़ते हुए जनसंख्या में जाकर के वह फंस जाता है। जमीनी स्तर पर उसका किसी प्रकार का प्रभाव नहीं देखा जाता है। ये उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है। उत्तर प्रदेश सरकार के विधि आयोग के द्वारा अपने अध्ययन में कहा गया है कि बढ़ते जनसंख्या को मद्देनजर रखते हुए एक कानून लागू किया जा रहा है, जिस कानून का नाम है फैमिली मेंटेनेंस यानी फैमिली प्लानिंग। आप फैमिली प्लानिंग को अगर विरोध करते हैं या फिर आपको किसी प्रकार का गुरेज होता है तो आपको सरकार के तमाम सुख सुविधा से दूर कर दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का अपना मानना है। चलिए अपना परिचय दे दूं। आइडिया सिटी से मैं तानू झा और ये इस नियम का सबसे आधारभूत इकाई यही है कि अगर आप फैमिली प्लानिंग से गुरेज रखते हैं कि आप 2 बच्चे से अधिक बच्चा पैदा करते हैं तो आपको उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम सुख सुविधा से विहीन कर दिया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का नया कानून है, जिस कानून का सबसे बड़ा फलसफा मैंने आपके सामने में प्रस्तुत किया है। बने रहिए मेरे साथ, हम तफसील से समझाएंगे कि इस कानून में हानि क्या है, लाभ क्या है, साथ ही साथ उपसंहार भी बताएंगे एक लेखन के तौर पर। सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि इस कानून में सरकार के द्वारा क्या क्या निर्णय लिया गया है। इस कानून में बताया गया है कि जो भी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने वाले पुरुष और महिला इस कानून से वह गुरेज रखते हैं तो उन्हें तमाम सरकारी सुविधा से दूर कर दिया जाएगा। उन्हें नौकरी नहीं मिलेंगी। राज्य सरकार के द्वारा जितने भी योजना लाए जाएंगे उन तमाम योजनाओं से उन्हें दूर रखा जाएगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार का मानना है। साथ ही साथ विधि आयोग ने अपने अध्ययन में ये भी अध्ययन किया है कि इस तरह का कानून जिन राज्यों में है उन राज्यों में चुनावों पे भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। और ये बड़ा तार्किक सोचनीय मुद्दा है कि अगर आप शासन और प्रशासन में किसी व्यक्ति को जाने से रोकते हैं एक जनसंख्या नियंत्रण कानून के तहत, तो विधायक और सांसद बनने का भी उन्हें अधिकार नहीं है, क्योंकि आप लोग भी कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। आपके बिना किसी भी तरह का कानून नहीं बनता है। अगर आप यानी विधायक और सांसद जिनके पास 3 बच्चे होंगे, अगर वो संसद और विधानसभा में नहीं जाते हैं तो वे जनता के लिए भी बड़ा ही मार्मिक होगा। जनता भी सोचेगी कि सरकार अपने आप को भी जनता के निगाह से ही देखती है। विधि आयोग ने एक हवाला दिया है कि अन्य राज्यों में चुनावों पे भी प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे खंडित करते हुए कहा है अगर इस कानून में हम इस तरह का नियम लाते हैं तो ये कानून विरोधी के साथ साथ असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक होगा। कि अगर किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार उसे संविधान देता है, इसीलिए हम भी इस कानून में हम इस तरह का नियम नहीं लाएंगे। अब हम समझते हैं कि इस कानून में मौजूदा समय में विवाद क्या हो रहा है। विपक्षों का कहना है कि लगातार अगर ये कानून उत्तर प्रदेश में लग जाता है तो जनसंख्या नियंत्रण होने की अलग बात है, लेकिन सबसे पहले महिलाओं का सबसे ज्यादा आभूषण किया जाएगा। अगर महिला के पेट में लड़कियां होती है तो उसे गिराकर लड़कों के लिए सपना संयोजा जाएगा, और अगर महिला लड़कियां ही देती है तो उन्हें सबसे ज्यादा आभूषण कराना पड़ेगा। ये बड़ा ही एक तार्किक मामला है। वहीं AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जनसंख्या को हम अपना स्ट्रेंथ बनाकर चल सकते हैं। मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मौजूदा मुख्यमंत्री यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। इससे पहले अखिलेश यादव थे। उससे पहले बहुत ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन्होंने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने का सोचा, लेकिन धरती पर जब वो कानून आता या तो वो कानून संसद में नहीं बना, या फिर धरती पर अगर इसी तरह का अवेयरनेस फैलाने के लिए वो लोग आते तो ये जितना कहने में आसानी है कि हमें जनसंख्या को स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, उतना इस
इस तकनीकी विहीन देश में जनसंख्या को स्ट्रेंथ बनाना अपने आप में बड़ा ही भारी मुद्दा हो सकता है। चीन भी जनसंख्या के मामले में सबसे ज्यादा अव्वल है, लेकिन वहाँ के बच्चे छोटे छोटे गैजेट बनाते हैं जो भारत बिहार और भारत के तमाम राज्यों में वह उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। साथ ही साथ विश्व के अन्य देशों में भी चीन के बच्चे के द्वारा बनाए गए तमाम गैजेटों का विश्व भर में उसका व्यवसाय किया जाता है। लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहाँ छोटे छोटे बच्चे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं और तकनीकी शिक्षा हमें सरकार पहले से ही नहीं देती है। तकनीक नाम का चीज हम सिर्फ यही समझते हैं कि अगर हमें कंप्यूटर चलाना आ जाता है तो हम तकनीकी में परिपूर्ण हो जाते हैं। अगर जनसंख्या को हमें स्ट्रेंथ बनाना है तो सबसे पहले हमें शिक्षा को सुसंगठित रूप से और क्वालिटी पूर्ण शिक्षा लोगों को देना पड़ेगा। अगर हमें शिक्षा होगी तो हम किसी भी चीज पर नियंत्रण कर सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट के साथ साथ हम अपने उम्मीदवारों का भी अच्छी तरह से चयन करेंगे। लगातार जिस तरह से रोजगार को इस सरकार ने ताक पर रख दिया है, साथ ही साथ शिक्षा को भी इस सरकार ने ताक पर रख दिया है, जिसके कारण विपक्षों को ये मुंह से बोलने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 करोड़ युवाओं को हर एक साल नौकरी देने का आश्वासन देते हैं, और जब ये बात जमीन पर उठाया जाता है तो मौजूदा गृह मंत्री कहते हैं कि ये तमाम बातें भाषणों में वजन देने के लिए किया जाता है। वहीं 15-15 लाख रुपए बांटने वाले नरेंद्र मोदी अभी कहीं पे नहीं दिखते हैं। जब गृह मंत्री से पूछा जाता है कि 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में आया कि नहीं, तो बतौर गृह मंत्री कहते हैं कि ये सारी बातें एक भाषण में हवा देना यानी वजन देने के बराबर है। तो आप लोग जितने भी मैनिफेस्टो लाते हैं, चुनाव के समय गला फाड़ कर भाषण देते हैं, वो सारी बातें बकैतियां रहती है। उसे जमीन पर आने में दशकों क्या सदियों लग जाते हैं, यानी 9 के बराबर उसका इम्प्लीमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार जनसंख्या नियंत्रण पर जो भी विपक्ष के सरकार ये कहते हैं कि हमें इसे स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, तो उसे स्ट्रेंथ बनाने के लिए जमीन पर बहुत ज्यादा काम करना होगा। लेकिन इस कानून के आने के पश्चात लोगों में एक भय तो होगा कि हमें अगर सरकार की तरह किसी प्रकार का योजना लाया जाता है, अगर हम अधिक से अधिक बच्चे पैदा करते हैं तो इन तमाम योजनाओं से हमें दूर कर दिया जाएगा। साथ ही साथ नौकरी भी नहीं मिलेंगी, प्रमोशन भी नहीं होगा, तो इससे एक माहौल भी बनेगा जिसके कारण लोग जनसंख्या पर नियंत्रण करना शुरू कर देंगे। और आइए आप समझते हैं कि इस कानून में हानि क्या होने वाली है। ये कानून जब तैयार किया गया तो इसमें तैयार करने वाले जितने भी गणमान्य होंगे, उन्होंने सिर्फ पुरुषों को मद्देनजर रखते हुए इस कानून का आह्वान किया है। साथ ही साथ इस कानून में ये बताया गया है कि हमें सरकारी नौकरी से दूर रख दिया जाएगा। क्यों रखा जाएगा, ये हम आपको तफसील से समझाते हैं। सबसे पहले अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून का आप अगर विरोध करते हैं, विरोध करने का फलसफा आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आप 2 बच्चे से अधिक बच्चा करते हैं यानी 3 बच्चा करते हैं तो आपको तमाम सरकारी सुख सुविधा से दूर रख दिया जाएगा। सरकार के द्वारा 77 योजना से भी आपको कोसों दूर रखा जाएगा। आपको अगर आप मौजूदा समय में सरकारी कर्मचारी हैं तो आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर आप मौजूदा समय में अगर ये कानून लग जाता है, उसके पश्चात अगर आपको पहले से 2 बच्चा है और आपको फिर से 1 बच्चा हो जाता है तो आपको सरकारी कर्मचारी होने के बावजूद भी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। ये इस कानून का फलसफा है और इसे आप हानि में भी इसे जोड़ सकते हैं। राशन कार्ड में अगर दाम्पत्य जीवन जीने वाले पति पत्नी अगर 4 सदस्य होते हैं तो राशन कार्ड में आपका नाम रहेगा। सदस्यों में बढ़ोतरी होती है यानी 5 से 6 लोग हो जाते हैं तो आपको राशन कार्ड से भी हटा दिया जाएगा। मैं पुरुष प्रधान इस कानून को इसलिए कहा हूँ क्योंकि ये देश भी पुरुष प्रधान है और विश्व के अधिकांश देशों में जिन पुरुषों को प्रीफर किया जाता है उतना महिला अभी कोसों दूर है। लेकिन हम हमेशा ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, लेकिन मौजूदा समय में अगर आप धरती का इम्प्लीमेंट इस तरह का देखेंगे तो यह इम्प्लीमेंट नगण्य हुआ है। हम अगर इस कानून पे देखें तो लड़कियों के नजर से इस कानून को विहीन बना दिया है। इस कानून को हम समझते हैं कि लड़कियों के नजर से इस कानून को क्यों इतना इधर रखा गया है। चीज को हम इस प्रकार से समझते हैं, अभी भी रूरल एरिया में लड़कियों को समय से पहले शादी करा दी जाती है जिसके कारण उनमें परिपक्वता नहीं आया होता है। वो नहीं समझती है कि हमें कितना बच्चा पैदा करना होगा या फिर कितना नहीं करना होगा, हमारे परिवार की क्या स्थिति है, उस स्थिति के अनुकूल हमें कितना बच्चा करना चाहिए। शिक्षा के अभाव में लोगों को ये भी लगता है कि अगर हम अधिक से अधिक बच्चा पैदा करेंगे तो हमारा परिवार और भी सशक्त होते जाएगा, आर्थिक तौर पे भी और शारीरिक तौर पे भी। अभी भी यह
मुद्दा जमीन पे देखा जाता है और इसका सबसे बड़ा कारण अशिक्षा है। अगर हमें शिक्षा रहेगा तो हम सभी चीजों पर नियंत्रण कर सकते हैं। और अगर उस लड़की का शादी समय से पहले करा दिया जाता है तो उस लड़की पर लड़कों के परिवार वाले के साथ साथ अपने परिवार वालों का भी एक दबिश होता है कि तुम अगर लड़की पैदा करती हो तो एक लड़का होने देना चाहिए। मौजूदा समय में अगर ये कानून यूपी सरकार लगा देती है तो उत्तर प्रदेश की महिला के लिए बड़ा ही संकट का मामला हो सकता है, क्योंकि महिलाओं के अपने शरीर पर कितना अधिकार होता है ये हम और आप बखूबी जानते हैं। महिलाओं पे ये दबिश दिया जाता है कि अगर तुम लड़की पैदा करती हो तो तुम्हें लड़का भी पैदा करना होगा। सोच लीजिए अगर उस महिला 3 लड़कियां पैदा कर देती है और साथ ही साथ उस महिला को ये दबिश दिया जाता है कि तुम्हें बेटा भी पैदा करना होगा, तो कुल मिलाकर उसे 4 बच्चे हो जाएंगे। खुदा न खास्ता अगर किसी एक्सीडेंट में या दुर्भाग्यपूर्ण किसी तरह से उसके पति का मौत हो जाता है तो यह महिला तमाम सरकारी सुविधा के साथ साथ पहले से ही बीन हो गई थी और साथ ही साथ उन्हें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले पति भी अब दुनिया छोड़कर चले जाएंगे। और वो महिला अगर एबल होती है कि वो सिविल सेवा की परीक्षा दे, एसएससी, सीजीएल या तमाम तरह की जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, अगर वो महिला उस एग्जाम को क्रैक करने योग्य होती है तो सरकार का ये कानून उन तमाम सुविधा पर अंकुश लगा देगा। ये क्यों लगा देगा, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपके पास अगर 2 बच्चे होते हैं तो आपको विभिन्न तरह की सुख सुविधा दी जाएगी। अगर आपके 1 बच्चे होते हैं तो सबसे ज्यादा आपको और सुख सुविधा दिया जाएगा। अगर आपको 2 बच्चे से ज्यादा बच्चे होते हैं तो ये कानून आपको एहतियातन बरतने का कोई अधिकार नहीं देता है। इस कानून से उस महिला के बारे में सोचिए जिस महिला का पति गुजर जाता है और वो महिला शिक्षा लेने के लिए सक्षम होती है और वह परीक्षा में भी सफल हो जाती है, लेकिन 4 बच्चों के कारण उस महिला का भविष्य क्या होगा जिस महिला का पति मर चुका होता है। या फिर उस लड़की का क्या होगा जो लड़की का समय से पहले ही शादी करवा दिया जाता है और वो लड़की पढ़ती रहती है। उसका एक अपना सपना होता है कि अगर हम किसी के घर में भी जाते हैं, अगर मेरा पति कोऑपरेटिव होता है तो हमें ये कोऑपरेट करेंगे और मेरा जो सपना है उस सपना पे साकार करने में हमारे पति भी जुटेंगे। वाजिब सी बात है, कोई पति रहता भी है ऐसा तो कोई पति नहीं भी रहता है। अगर वो पति अपनी पत्नी को सपोर्ट करता है और उस पत्नी को उससे पहले ये कानून आने से पहले 2 बच्चा पैदा हो चुका है, लेकिन मौजूदा समय में उसका 1 बच्चा और भी है, तो ये कानून उस लड़की के गुणवत्ता पर ये कानून रोकने का मोहर लगाता है। तो ये इस कानून का पूरा फलसफा है। अब हम उपसंहार में आपको बताते हैं कि इस कानून में क्या करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। जिस तरह से लगातार यूपी देश का सबसे बड़ा जनसंख्या के आधार से अगर हम देखें तो सबसे बड़ी राज्य है, इस राज्य में लगातार जनसंख्या विस्फोट होता जा रहा है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि इसे स्ट्रेंथ बनाना चाहिए, लेकिन आप ही जब सत्ता में थे तो आपसे किसी तरह का स्ट्रेंथ नहीं बना। खैर ये राजनीति का एक अपना गहना होता है कि पक्ष और विपक्ष आपस में अगर उलझेंगे नहीं तो कोई भी नियम और कानून धरती पे आने से पहले ही वो असफल हो जाता है। चाहे आप किसान आंदोलन के किसान की तीनों बिलों को देखें या फिर सीए और एनआरसी देखें। सबसे और दूसरा बात ये भी है कि इस सरकार की सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब किसी भी तरह का चुनाव होता है, चाहे वो लोकसभा का 2019 में सीए और एनआरसी का प्रोटेस्ट हो और सीए और एनआरसी का बिल जब कानून बन जाता है तो वो भी लोकसभा के चुनाव के समय में होता है। तत्पश्चात अभी बंगाल का चुनाव हुआ था, उस समय में लव जिहाद का मामला खोल देना, उससे पहले भी लव जिहाद का मामला खुला था, मध्य में भी खुला था और मौजूदा समय में उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव होने को है। इस चुनाव में इस तरह का कानून लेकर आना जिसे जनसंख्या नियंत्रण कानून कहा जाता है। बदौर असम के सीएम कहते हैं कि इस देश और राज्य में जो जनसंख्या विस्फोट हो रहा है उसका सिर्फ एक कम्युनिटी ही जिम्मेदार है, उस कम्युनिटी का नाम मुसलमान है। तो सीएम जी आपको इस तरह का अतार्किक बयान देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए कि आप किस अथॉरिटी से हैं और लोगों के आप पे कितना क्रेडिबिलिटी है। तो अपने क्रेडिबिलिटी को आप नाश मत कीजिए, क्योंकि ये पूरा ही सरासर गैर लोकतांत्रिक और असंवैधानिक ये बयान है। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैंने आपको ये समझाया कि इस कानून का फलसफा क्या था, फलसफा का मतलब इस कानून का परिभाषा क्या था, इससे क्या लाभ होने वाली है और क्या हानि होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार से भी ये गुजारिश है कि अगर आप इस तरह का कानून लेके आते हैं तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना चाहिए। वाजिब सी बात है, आपने रिसर्च भी किया होगा, लेकिन कहीं ना किसी भी चीज में अगर गलतियां रहती है तो अच्छाई भी रहता है। तो इस कानून में अगर अच्छाई है, इस कानून से बहुत सारे लोगों को गुरेज भी होने वाला है। सबसे पहले तो आप इस तरह के बयानबाजी बंद करवाइए। राजस्थान भी
राजस्थान भी जनसंख्या विस्फोट पर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन ये कानून राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश सरकार को महिला के प्रति भी सोचना चाहिए। तो सबसे पहले ये हम कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आपको बेटी, महिला और औरतों को मद्देनजर रखते हुए इस कानून में थोड़ा सा संशोधन और भी करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को अधिकांश लोगों के पास फॉरवर्ड कीजिए, और अगर इस वीडियो को आप YouTube पे देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और Facebook पर अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।